हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी जर्नी फैमिली। मेरा नाम विवेक कुमार है। रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री मेरी तरफ से स्टार्ट की गई है लेक्चर्स। अगर आपने इसको शुरुआत से नहीं कवर किया है तो इसको शुरुआत से कवर कर लीजिएगा। बस 2-3 ही वीडियो हुए हैं और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एडवेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया कवर किया था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था किस तरह से अंग्रेज जो थे वो भारत आए थे और व्यापार करते करते किस तरह से वो सारे एरिया पे, सारे क्षेत्र पे धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बारे में हम लोगों ने कवर किया था किस तरह से जेम्स किंग के द्वारा यहाँ पे कैप्टन विलियम हॉकिन को भेजा गया था, फिर थॉमस रो को भेजा गया था। वो सारी बातें हम लोग कवर कर चुके थे। किस तरह से उन्होंने व्यापार से किस तरह से बिजनेसमैन के रूप में वो यहाँ पे उभरे थे, वो हम लोग ऑलरेडी लास्ट प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। सेशन के इस वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो का आपको पॉपअप आएगा, तो उसको क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से अंग्रेज जो थे वो यहाँ पे सुप्रीम कंट्रोल अपना स्थापित कर दिए भारत में। वही अंग्रेज जो पहले भारत आए थे ट्रेड करने को लेकर के, आज के डेट में वो पूरी तरह से सुप्रीम कंट्रोल किस तरह से उनका भारत में स्थापित हो गया, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो एडवेंट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया पार्ट 2 हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलेगा, बहुत अच्छे से क्लियर होता हुआ चलेगा सारी चीज़ें। पहले आप देखिए, थोड़ा सा एक नज़र डालिए मैप पे। ये जितना येलो येलो पीला वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे अंग्रेज़ों के अंडर में था, अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था। आप देख सकते हैं किस तरह से वो यहाँ पे पहले फैक्ट्री स्थापित करना स्टार्ट किया अपने अलग अलग एरिया पे, और किस तरह से वो पूरे एरिया पे फिर कंट्रोल उनका हो गया। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो ये एरिया अंडर ब्रिटिश रूल आप देख सकते हैं, और ये रेड वाला जो आप देख पा रहे हैं ये ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में ये एरिया नहीं है। यहाँ पे राजा रजवाड़े अपना शासन करते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य प्रतिद्वंदी हम लोग बात करते हैं। एवर सिंस द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब से अंग्रेज भारत आए, देखिए उनके लिए जो था, अंग्रेज जब भारत आए थे तो उसमें जो उनके लिए जो कंपटीशन था वो मेन बाकी जो यूरोपियन पावर जो पहले से भारत में स्थापित थे, पहले से भारत में थे, वो एक तरह से मुख्य चैलेंज थे उनके लिए। और उनको यहाँ पे हरा करके अपना वर्चस्व स्थापित करना, अपना मेजोरिटी, अपना एकाधिकार स्थापित करना, वो ब्रिटिश का यहाँ पे मेन रोल था जब वो भारत आए थे। तो जो उनका चैलेंज था, उनका चैलेंज कंपटीशन के साथ था, डच के साथ था, पुर्तगाल के साथ था, फ्रांसीसी के साथ था। यूरोपीय शक्तियों से चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ा। पुर्तगाली डच अंग्रेजों के गंभीर और प्रबल प्रतिद्वंदी नहीं थे। मतलब जिस तरह से अंग्रेजी की शक्ति थी, ब्रिटिश कंपनी की शक्ति थी, उस शक्ति के सामने पुर्तगीज और डच कहीं दूर दूर तक टिकते नहीं थे। उनका जो मेन जो कंपटीटर था इंडिया के मार्केट में, इंडिया में, वो बेसिकली जिनको उनको फेस करना था वो थे फ्रांस। जिनको उनको फेस करना था वो थे फ्रांस। और फ्रांस सबसे अंत में, जब फ्रांस सबसे अंत में भारत आए थे, ये ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी, जो हम लोगों ने लास्ट डिस्कस भी किया था, हम लोगों ने लास्ट इसके बारे में डिस्कस भी किया था, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको थोड़ा सा आपको रिकॉल करता हूँ चीज़ों को लेकर के। ठीक है, कि कौन कौन कमिंग, मैं आपको बताता हूँ। कमिंग ऑफ यूरोपियन पावर, कमिंग ऑफ यूरोपियन पावर, हम लोगों ने इसको लास्ट में भी, प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था, अगर आपको याद होगा तो एक बार यूरोपियन कंपनी लिख देता है, यूरोपियन कंपनी, कंपनी इन इंडिया। तो अगर हम लोग बात करें तो याद होगा आपको, सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए कौन पहुंचे थे? पुर्तगीज। कब पहुंचे थे? सबसे पहले 1490, सबसे पहले और सबसे आखिरी भी यहीं पहुंचे थे, ये ध्यान रखिएगा। फिर कौन आए थे? डच। डच आप यहाँ पे देख सकते हैं 1602, जिसको हॉलैंड फिर इनका नाम बाद में पड़ गया और आज के डेट में नीदरलैंड के नाम से इनको जाना जाता है। एम्स्टर्डम इसका कैपिटल है। ब्रिटिश भारत में जो आए थे, कैप्टन विलियम हॉकिन जो भारत पहुंचे थे जेम्स किंग के द्वारा, जो उनको भेजा गया था, ये भेजा गया था 1608 में। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग बात करें, फिर फ्रांस, याद रखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1664 में, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया, एडवेंट ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। फिर डेन्स आप कह सकते हैं, डेन्स 1616, ठीक है, जो आज के डेट में डेनमार्क के नाम से जाते हैं। और फिर स्वीडिश, ठीक है, स्वीडिश 1731। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया था, आई होप आपको याद होगा। तो सबसे लास्ट जो थे यूरोपियन
कंपनी जो सबसे लास्ट जो पहुंचे थे भारत, वो फ्रांस था। ये ध्यान रखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1664 में की गई थी। इसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो अंग्रेजों के लिए जो मुख्य प्रतिद्वंदी था, जो मेन जो चैलेंज था, वो किनको फेस करना था, किनका मार्केट खत्म करना था, वो फ्रांस का मार्केट खत्म करना था और उनके एरिया को कंट्रोल करना था। तो ब्रिटिश एफर्ट टू एस्टैब्लिश कंप्लीट मोनोपोली यानी पूर्ण एकाधिकार स्थापित करने के लिए ब्रिटिश प्रयासों ने बार बार फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष लिया, यानी युद्ध की, कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा लिए, ताकि वो फ्रांस को हरा सके और एकाधिकार अपना पूरी तरह से प्राप्त कर सके भारत में। ये ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे किस किस युद्ध में दोनों के बीच में हुआ था। तो 3 लॉन्ग बैटल्स हुए थे अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, 2 यूरोपियन शक्तियों के बीच में। 2 यूरोपियन शक्ति कौन है? अंग्रेज और फ्रांस के बीच में ये 3 बैटल जो 3 लॉन्ग बैटल जो हुए थे, 3 बड़े बड़े बैटल जो हुए थे, ठीक है, कब्जा करने के लिए 20 वर्षों तक 3 लंबी लड़ाई यहाँ पे लड़ी गई, 1744 से 1763 एडी तक। ठीक है, आप देख सकते हैं, कमर्शियल और टेरिटोरियल पावर को कंट्रोल करने के लिए। फाइनल बैटल जो लड़ा गया था वो 22 जनवरी 1763 को लड़ा गया था। ठीक है, जो वांडीवास का था बैटल, वांडीवास। ठीक है, हम लोग कवर करेंगे इसके बारे में। ठीक है, कवर करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा ओवरव्यू अगर मैं बताऊँ आपको, फाइनल बैटल जो था वो निकल करके आया था वांडीवास जो था। बैटल ऑफ वांडीवास के बाद कर्नाटक वार हुआ था, थर्ड कर्नाटक वार, वहाँ से निकल के आया था। तो कर्नाटक वार स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो सके सारी चीज़ें। बाकी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कर्नाटक वार्स का मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर भी होते हुए चलेगी। फिलहाल ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ कर्नाटक वार्स का। कर्नाटक वार्स, थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा। ये पहला ब्रिटिश फ्रांस युद्ध था, ब्रिटिश फ्रांस युद्ध। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, या फिर और इसको क्या कहा जाता है? इसको आप कह सकते हैं फर्स्ट ब्रिटिश फ्रांस। ये भी आपको कहीं कहीं देखने को मिला, ब्रिटिश फ्रेंच स्ट्रगल, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट कर्नाटक वार्स। ये तीनों नाम से ये जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण, ठीक है, ट्रेड राइवलरी। क्या मुख्य कारण था? ट्रेड राइवलरी, यानी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, FEIC, समझ जाइएगा, इन्होंने डिफीट किया था, डिफीटेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व किया जा रहा था वो गवर्नर लॉर्ड डुप्लेक्स, ध्यान रखिएगा, डुप्लेक्स, इन्होंने हराया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, इतना याद रहेगा सभी लोग को, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। फर्स्ट कर्नाटक वार्स कब हुआ था? ये हुआ था 1746 से 48। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए जितना, देखिए मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन में कि हम लोग नॉलेज बेस्ड नहीं कवर करेंगे, हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ बेस्ड लेक्चर्स को कवर करेंगे। दूसरा अगर हम लोग बात करें 1749, ठीक है, एक साल के बाद 54 तक, ये आपका सेकेंड
एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। दूसरा कर्नाटक युद्ध, सेकेंड कर्नाटक वार, आप इसको लिख सकते हैं सेकेंड कर्नाटक वार, ठीक है, कर्नाटक वार, ठीक है। ये किसके बीच में हुआ था? BEIC डिफिटेड, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको हराया था? फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहे थे? यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ही नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ पे कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो यहाँ पे थे काउंट डी लैली, याद रखिएगा, या थॉमस आर्थर भी कह सकते हैं, थॉमस आर्थर, ठीक है, दोनों एक ही हैं। काउंट डी लैली को इन्होंने हराया था, ठीक है, काउंट डी लैली को। एक सेकंड, नहीं, सॉरी, एक सेकंड, ये तो थर्ड में थे, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे फर्स्ट में कौन थे? फर्स्ट में गवर्नर लॉर्ड डुप्लेक्स और रॉबर्ट क्लाइव थे ना। हाँ, यहाँ पे फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे डिफीट किया था इन्होंने, गवर्नर लॉर्ड डुप्लेक्स। हाँ, ठीक है, अब सही है, ठीक है, अब सही है, ठीक है। तो हराया था इन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को। एक सेकेंड, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और लॉर्ड डुप्लेक्स जो थे फिर फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। ये क्लियर हो गया सभी लोग को, ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो हुआ था थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तीसरा 1756 से 1763 तक आपका थर्ड कर्नाटक वार हुआ था, ठीक है, थर्ड कर्नाटक वार। इसमें क्या हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफीटेड फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने हराया था फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को। इनका नाम क्या था? काउंट डी लैली, ठीक है, काउंट डी लैली, ये ध्यान रखिए। डन, अब क्लियर हो गया, थॉमस आर्थर। तो ये ध्यान रखना है, बस पहला कर्नाटक वार में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया था। ये सब ये जो युद्ध हो रहे थे, इसका कारण क्या था? व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को स्थापित करना, अंग्रेजों के द्वारा मोनोपोली को क्रिएट करना, पूरी तरह से पूर्ण एकाधिकार को स्थापित करना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में। इसीलिए वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बार बार कर्नाटक युद्ध में हरा रही थी, ताकि उनका पूरी तरह से जो क्षेत्र है वो कब्जा किया जा सके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ और वो पूरी तरह से अपना मोनोपोली को स्थापित कर सके भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी के बीच में एक और युद्ध होता है, वो युद्ध आपको मैं बता दूं, ये युद्ध होता है 22 जनवरी 1760। ये युद्ध का नाम है द बैटल ऑफ वांडीवास। टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिए, मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। वांडीवास, इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफीटेड फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ वांडीवास कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, ये भी कर्नाटका में, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे सर आयर कूटे, और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो काउंट डी लैली, इन्हीं को हराया था। बैटल ऑफ वांडीवास, ठीक है, क्लियर। तो ये थोड़ा सा आप ओवरव्यू ध्यान में रखिएगा, बाकी डिटेल में हम लोग इसके बारे में कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है, डिटेल में हम लोग इसके बारे में कवर करेंगे, टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिएगा। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, 22 जनवरी 1773 जो था ये आपका सबसे अंतिम युद्ध था, निर्णायक युद्ध, जो कि थर्ड कर्नाटक वार के रूप में। ये क्या था? ये थर्ड कर्नाटक वार,
ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, डन। तो इसी तरह से 3 कर्नाटक वार हुए, ये ध्यान रखिए। कर्नाटक और हैदराबाद दोनों में उत्तराधिकार के विवाद ने यूरोपीय लोगों के लिए द्वार खोल दिए। ब्रिटिश और फ्रांसीसी बिचौलियों की भूमिका निभाने के लिए इस प्रकार अपनी कुल्हाड़ी पीसने के लिए दोनों यूरोपीय शक्तियों के विभिन्न प्रतिद्वंदी भारतीय दावेदार पास किसके समर्थन में हस्तक्षेप करने का सुनहरा अवसर था। एट फर्स्ट द फ्रेंच अंडर डुप्लेक्स, देखिए लिखा है डुप्लेक्स, हुआ द गवर्नर ऑफ पांडिचेरी, जो कि पांडिचेरी के गवर्नर थे, इमर्ज विक्टोरियस बोथ इन कर्नाटक एंड हैदराबाद, दोनों। पहले जो पहला कर्नाटक वार हुआ था, पहला एंग्लो फ्रेंच वार हुआ था, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया गया था फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, पहला कर्नाटक वार में। किसके द्वारा? फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड डुप्लेक्स, जो कि एक पांडिचेरी के गवर्नर थे। तो कर्नाटक और हैदराबाद दोनों में विजय हासिल हुए। लॉर्ड डुप्लेक्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, उनको इन्होंने हराया था। क्लियर? पहला वाला वार में, पहला वाला युद्ध डिटेल में कवर करेंगे, टेंशन मत लीजिए इसको अगले वीडियो में। फिलहाल ओवरव्यू ध्यान में रखते हुए चलेगा, रिवाइज करते हुए चले, ताकि अगले वाले वीडियो में आपको कोई ऐसा चीज़ ना हो जिसको आपको समझ में ना आए। France were rewarded with northern सरकार्स by the claimant to those which are French office busy controlled by 7 years। फ्रांसीसियों को उनके दावेदार द्वारा सिंहासन के लिए उत्तरी सरकार से पुरस्कृत किया गया था। जो फ्रांस के द्वारा ये युद्ध जीता गया था, तो उसके लिए उनको पुरस्कृत किया गया था उत्तरी सरकार की तरफ से, नॉर्दर्न सरकार की तरफ से, ये ध्यान रखिएगा। However, the French success turned out to be short-lived, लेकिन फ्रांसीसियों का लक ज़्यादा टाइम के लिए उनके साथ नहीं था। They were checked by British forces under Robert Clive in 1751। यानी जो दूसरा कर्नाटक वार था, उसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो ब्रिटिश फोर्सेस थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने वापस से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था सेकेंड कर्नाटक वार में। फ्रांसीसी सफलता अल्पकालिता थी। 1751 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा इसकी जांच की गई। रॉबर्ट क्लाइव चेंज द कोर्स ऑफ द वार, उन्होंने बदल दिया पूरी तरह से, युद्ध का जो दायरा था वो पूरी तरह से बदल दिया। जो फ्रेंच जो थे उनको डिफीट कर दिया। अगले ही साल 1748 में एंड हुआ था पहला वार, और 1749 में स्टार्ट हुआ था दूसरा कर्नाटक वार। ठीक है, 1749 में अगले ही साल हरा दिया गया था लॉर्ड डुप्लेक्स को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सेकेंड कर्नाटक वार में। और तभी फ्रांस के द्वारा यहाँ पे ट्रीटी ऑफ तिरुचिरापल्ली, यहाँ पे संधि जो ब्रिटिश के साथ साइन इन्होंने की थी, संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। यानी ये वाला हिस्सा ब्रिटिश के कंट्रोल में चला गया। इन द नेक्स्ट 7 ईयर्स, अगले 7 साल में 1756 से 1763, अभी लिखवाया है मैंने, 1756 से 1763 में तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, जहाँ पे फ्रांस और ब्रिटिश फिर वापस में आमने सामने आए थे, और वापस से फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वापस से हरा दिया गया रॉबर्ट क्लाइव ने। और इस टाइम पे फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो काउंट डे लैली कर रहे थे, उनको इन्होंने हरा दिया। द वार बिगेन व्हेन फ्रेंच जनरल काउंट डे लैली इन्वेडेड मद्रास। ये वार तब स्टार्ट हुआ जब काउंट डे लैली ने, फ्रांसीसी जनरल काउंट डे लैली ने मद्रास पर आक्रमण किया। उसी टाइम पे ही थर्ड कर्नाटक वार स्टार्ट हुआ। और ब्रिटिश जनरल आप देख सकते हैं, ब्रिटिश जनरल देखिए उस टाइम पे जो था ब्रिटिश जनरल जो थे, अगर मैं बात करूं एरिक कुट्टे, वांडीवास का युद्ध था ना, अभी लिखवाया ना, वांडीवास युद्ध में, वांडीवास का युद्ध जो था वो कर्नाटक में हुआ था। और उसी टाइम पे ही सर एरिक कुट्टे जो थे वो काउंट डी लैली को हराए थे 1760 के युद्ध में, जो कि बैटल ऑफ वांडीवास के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। और इस टाइम पे ट्रीटी ऑफ पेरिस विद ब्रिटिश इन यूरोप यहाँ पे साइन हुई थी, यानी पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, ये ध्यान रखते चलेगा। ठीक है, ब्रिटिश 1761 में पौंडीचेरी पर कैप्चर की, और काउंट डी लैली को यहाँ पे सरेंडर करना पड़ा। कराईकाल और जिंजी टू देम, कराईकाल और जिंजी फिर वापस फ्रांस की तरफ से ब्रिटिश को देना पड़ा, ये ध्यान रखिएगा। फ्रांस के द्वारा कर्नाटक वार जो तीसरा था वो हार गए थे वांडीवास युद्ध के साथ, और उसी टाइम पे पेरिस और का संधि साइन हुई थी, जो कि ब्रिटिश को सौंपना पड़ा यूरोप में। ठीक है, अब पूरी तरह से ब्रिटिश जो था वर्चस्व की स्थापना की तरफ बढ़ रहा था, यानी पूरी तरह से ब्रिटिश का कंट्रोल हर एक एरिया पे भारत के क्षेत्रों में होना स्टार्ट हो गया था।
विक्ट्री इन कर्नाटक वार, यानी कर्नाटक युद्ध में जीत ने अंग्रेजों के लिए भारत में अपना वर्चस्व को स्थापित करने में के लिए जमीन तैयार की। मतलब पूरी तरह से उनका पूरी तरह से रास्ता साफ होता गया भारत में एकाधिकार यानी मोनोपोली स्थापित करना। किसका? अंग्रेजों का। एक भारतीय साम्राज्य का फ्रांसीसी सपना हमेशा के लिए गायब हो गया। अब जो फ्रांसीसी सपना था भारतीय साम्राज्य, भारत में रूल करने को लेकर के, इंडियन एम्पायर में पूरा जो अपने आप को सुप्रीम करने को लेकर के, रूल करने को लेकर के, वो उनका पूरी तरह से वो सपना ही रह गया कर्नाटक वार हारने के बाद। विद द विक्ट्री ऑफ वांडीवास द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड नो यूरोपियन लेवल लेफ्ट इन इंडिया। वांडीवास का युद्ध होने के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद अब ब्रिटिश के सामने कोई भी ऐसी यूरोपियन शक्ति नहीं थी जो उनके लिए एक कंपटीटर के रूप में थी। पुर्तगीज और डच तो पहले से ही कंपटीशन में थे, नहीं कंपटीशन में कौन था? फ्रांस था। और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑलरेडी कर्नाटक वार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आराम से हरा दिया गया और वो मोनोपोली अपना स्थापित करने में सफल रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई प्रतिद्वंदी नहीं बचा था। द ब्रिटिश बिकेम द मास्टर ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री। भारत महान देश का मास्टर बनना, सुप्रीमेसी कंट्रोल करना अंग्रेजों का। अब अंग्रेज जो थे वो भारत के मास्टर थे। बिसाइड्स हैविंग स्किल्ड लीडर्स like Sir Eyre Kutte, Major Stranger Lawrence, Robert Clive on their side, the British were also a strong naval power which was a decisive factor with them to become credible rulers of India. सर आयर कुटे, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव जैसे कुशल नेताओं के साथ साथ ब्रिटिश एक मजबूत नौसैनिक शक्ति भी थे। नौसैनिक शक्ति भी थे, ये ध्यान रखिएगा। नेवल पावर भी था, नेवल पावर भी था जो भारत के विश्वसनीय शासक बनने के लिए उनके साथ एक निर्णायक कारक भी था, निर्णायक कारक भी था। तब पूरी तरह से मोनोपोली ब्रिटिश सरकार की स्थापित हो गई भारत में, ये ध्यान में रखते चलेगा। पूरी तरह से एकाधिकार स्थापित हो गई। सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, जो नेवल पावर्स थी, नेवल शक्ति भी थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी ब्रिटिश की उस टाइम पे। तो ये था पूरा ब्रिटिश एडवेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया का सेकेंड पार्ट। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवेंट ऑफ फ्रेंच के बारे में डिस्कस करेंगे, एडवेंट ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में उसको कवर करेंगे। कर्नाटक वास वगैरह भी थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानेंगे। पांडीवास का युद्ध भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया। इसके बीच में बहुत सारे 1756 में एक और बहुत बड़ा हादसा हुआ था, 20 जून 1756। मैं आपको डेट बता दिया, 20 जून 1756। जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या था 20 जून 1756 को, ऐसा क्या हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इस डेट के बारे में बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ था इस डेट को। आप तब तक कमेंट सेक्शन में बताइएगा 20 जून 1756 को क्या हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट हुआ था, ट्रेजेडी हुई थी, वहीं आपको बताना। बाकी वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी को पहुंचाएं कि मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास बाईलिंगुअल्स में आपको सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बोथ लैंग्वेज में। हर एक चीज़ बारीकी से आपको समझाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सभी लोगों को इसको लोगों तक पहुँचाएँ इन्फॉर्मेशन मॉडर्न हिस्ट्री का। सुबह करंट अफेयर की क्लास होती है 11 बजे, पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हुई है शाम में 4 बजे, तो उसको भी अटेंड कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, क्वेरी, फीडबैक देना हो तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं, यहीं पे आपको रिवर्ट किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।